ये कहानी मेरे दोस्त माधव की है। आइए सुनते हैं माधव के साथ क्या घटना घटी। ये घटना लगभग 8 साल पहले की है। नवंबर का महीना था और मैं अपने पूरे परिवार के साथ कर्नाटका के बंदीपुर नेशनल पार्क घूमने जा रहा था। हम सब स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे थे। ट्रैफिक से बचने के लिए हमने रात के 11 बजे यात्रा शुरू की। गाड़ी हमारा ड्राइवर चला रहा था और आगे की सीट पे मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था। मैं पीछे की सीट पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। सबसे पीछे की पूरी सीट पे मेरी बहन बैठी हुई थी। शुरुआत के 1-2 घंटे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर धीरे धीरे जैसे ही सुनसान रास्ता आने लगा, हम सबको नींद आने लगी। बंदीपुर नेशनल पार्क की यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि नांजागुंड के बाद कुछ ट्रक और बसों को अगर छोड़ दें तो बाकी की पूरी सड़क खाली मिलती है। छोटे गांव और कस्बे तो आ रहे थे, पर सड़क पे नाम मात्र रोशनी थी। बहुत कम स्ट्रीट लाइट होने की वजह से हम केवल अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स पे ही निर्भर थे। अभी मेरी आंख जरा सी लगी ही थी कि ड्राइवर ने बड़ी जोर के ब्रेक्स लगा दी। हम सब अपनी सीटों से उछल गए। ये तो अच्छा था कि मेरे भाई और ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहन रखी थी। मुझे उस तेज झटके से ऐसा लगा मानो हमारी गाड़ी के कोई नीचे आ गया है। मैं होश में आया और मैंने देखा एक आदमी सफेद शर्ट पहने हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा है। कार की हेडलाइट सीधा उस आदमी की छाती पर पड़ रही थी और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा भाई और ड्राइवर गाड़ी से उतरे और उसके पास जाने लगे। उस आदमी के पास जाते ही मेरा भाई जोर से चिल्लाया और भागता हुआ गाड़ी में आकर हांफने लगा। ड्राइवर भी तेजी से आया और गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाने लगा। मैंने भाई से पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो आदमी को कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा भाई खामोशी से बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पिता भी उस झटके के बाद जाग गए थे। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों के चेहरों का रंग उड़ा क्यों हुआ है? तो ड्राइवर ने बताया, साहब वो आदमी पता नहीं कहां से एकदम गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और जब हम दोनों बाहर निकलकर उसे देखने गए तो हमने देखा उसकी गर्दन उल्टी है। इसीलिए मैंने वहां से गाड़ी तेज रफ्तार में भगा ली। वो कोई जिंदा आदमी नहीं था। ऐसी सड़कों पर रात के समय ऐसी रूहें भटकती हैं। ये सुनकर मैं बहुत डर गया और पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता गया। उस हादसे ने मेरे और मेरे भाई के दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। ये कहानी सुधीर की है। ये बात 1997 की है। चलिए सुनते हैं सुधीर की कहानी, उसी की जुबानी। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं उस समय नौकरी की तलाश में घूम रहा था। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। कंपनी दिल्ली में थी, लेकिन उनका एक ऑफिस गुड़गांव में भी था। उन्होंने मुझे गुड़गांव ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए कहा। उस समय गुड़गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था और जिस घर में कंपनी ने मुझे ठहरवाया था उसके आसपास बहुत ही कम घर बने हुए थे, पर इस बात से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से ही की थी और मेरे कई सारे दोस्त दिल्ली में ही रहते थे। मैं अक्सर अपने दोस्तों को वीकेंड पे पार्टी करने घर पर बुला लिया करता था। कंपनी ने मुझे पूरा एक फ्लोर रहने के लिए दे रखा था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और ऊपर सिर्फ छत थी। नीचे का फ्लोर बंद पड़ा हुआ था, तो जितना भी लाउड म्यूजिक चलाएं या जितना भी शोर करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे वहां शिफ्ट हुए लगभग 2 महीने हुए थे। एक वीकेंड मैंने अपने 4 दोस्तों को पार्टी करने घर बुलाया। आकाश, पंकज, विभोर और कशिश। आकाश की ड्यूटी थी बढ़िया सी 2 फिल्मों की सीडी लाएगा। पंकज और विभोर बियर ला रहे थे
कशिश और मैंने खाने का सामान लाने की जिम्मेदारी ली। आखिरकार पार्टी शुरू हुई। हमने 2-2 पैग लगाए और लाउड म्यूजिक लगा के खूब नाचे। फिर खाना खाकर आकाश, कशिश और विभोर टीवी देखने लगे। मैं और पंकज बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों एक के बाद एक कश लगा रहे थे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरी गली एकदम शांत थी और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों वाला रड़ा मैदान था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अब अंदर चल के मूवी स्टार्ट करते हैं कि अचानक से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने गली में देखा तो कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो आवाज दाईं तरफ से हमारे घर की ओर बढ़ रही हो। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, मैं और पंकज और डरते गए। हमने दोनों तरफ देखा पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों सोचने लगे कि इतनी रात को सड़क पे किसका बच्चा रो रहा होगा। फिर वो आवाज हमारे घर के ठीक बाहर से आने लगी। हम दोनों बहुत डर गए और बालकनी से भागकर अंदर चले गए। अंदर जाके मैंने अपने बाकी तीनों दोस्तों को बताया कि घर के बाहर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, पर कोई भी दूर दूर तक नहीं है। अब कशिश कहने लगा, क्या पता कोई बच्चा खो गया हो और तुम ऐसे ही डर रहे हो। तो इस पे पंकज ने उससे कहा, वो आवाज इतने छोटे बच्चे की है जो खुद चल भी नहीं पाता हो। हम पांचों दोबारा बालकनी में गए, लेकिन तब किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही थी। अब वो तीनों को ऐसा लगने लगा था कि मुझे और पंकज को ज्यादा चढ़ गई है। वो तीनों हमारे मजे लेने लगे और भूतों की कहानियां सुनाने लगे। ये चीज मुझे परेशान कर रही थी। इतने में पूरे घर की लाइट चली गई। ऐसा अक्सर हुआ करता था। मैंने 2 मोमबत्ती जलाई और हम पांचों फिर से बात करने लगे। अभी कशिश अपनी डरावनी कहानी खत्म ही करने वाला था कि अचानक से एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अब हम पांचों बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बाद इतनी तेज हवा का झोंका कैसे आ सकता था। अभी हम माचिस जलाने ही वाले थे कि फिर से वही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, और इस बार जिस कमरे में हम बैठे थे आवाज वहीं से आ रही थी। हम पांचों बिना कुछ कहे तेजी से भागे। मैंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से उतरकर हम सब घर के बाहर चले गए। हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम गली में आगे बढ़ने लगे और गली के अंत में एक वॉचमैन को चलते हुए देखा। हम उसके पास गए और उसे पूरी बात समझाई। उस वॉचमैन ने हमसे कहा, साहब, इस इलाके में बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बुरी आत्माएं कोई भी आकार ले सकती हैं और साथ ही कोई भी आवाज निकाल सकती हैं। अच्छा यही होगा कि आप लोग वो घर छोड़ दें। वैसे भी इस इलाके में जो भी आता है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया कि लाइट आ जाने पर हम घर लॉक करके वहां से निकल जाएंगे। थोड़ी देर में लाइट आ गई और मैंने घर लॉक कर दिया और रात के वक्त हमने अपनी मोटरसाइकिलें उठाई और निकल गए। कुछ दिन मैंने पंकज के घर बिताए और फिर मेरी कंपनी ने मुझे दूसरी जगह घर दे दिया। आज भी जब हम पांचों कभी मिलते हैं तो उस रात का जिक्र जरूर हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं अपने परिवार के साथ जोधपुर राजस्थान में रहता हूँ। हम लोग अक्सर अपना जन्मदिन मनाने के लिए नज़दीकी शहर उदयपुर की यात्रा करते हैं। जोधपुर से उदयपुर का रास्ता लगभग 3-4 घंटे का है। मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो 2013 की है। मेरा 21वां जन्मदिन था। मेरे पिता भारतीय रेलवे कर्मचारी हैं और हमें रेलवे के गेस्ट हाउस आसानी से बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। लेकिन उस दौरान
कोई भी गेस्ट हाउस खाली नहीं था और ज़्यादातर सभी अच्छे होटल्स भी फुल थे। थोड़ा ढूंढने पर हमें किसी ने बताया एक होटल शहर के बाहरी हिस्से में बना हुआ है, उसमें कमरा ज़रूर मिल जाएगा। हम उस होटल में गए तो हमें वहाँ आसानी से 2 रूम मिल गए। होटल के आसपास बहुत हरियाली थी और शहर से थोड़ा हटके होने के कारण शांति भी थी। हमें रिसेप्शनिस्ट ने 2 कमरों की चाबी दी। मैं और मेरा छोटा भाई रूम नंबर 12 में रुके और मेरे माँ बाप रूम नंबर 13 में ठहरे। दोनों कमरे पहली मंजिल पे एक साथ ही बने थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद होटल में बहुत कम लोग ही दिखाई दे रहे थे। पर क्योंकि होटल शहर के बाहरी हिस्से में बना था, इसलिए हमें लगा शायद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं हो। हम लोगों ने उस दिन अपने कमरों में आराम करने का फैसला किया और सोचा अगले दिन बाहर घूमने जाएंगे। रात का डिनर करके मैं और मेरा भाई टीवी देखने लगे। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। मेरे पिता अपने कमरे में नॉवल पढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने कमरे के बाहर से घुंघरू की आवाज आने लगी, मानो कोई घुंघरू पहने टहल रहा हो। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज लगातार आने लगी तो उन्होंने अपना दरवाजा खोलकर चेक किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो आवाज उसी समय बंद हो गई और कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कॉरिडोर इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी वहां से भाग भी नहीं सकता था। उन्हें शक हुआ कि कहीं हम तो उनके साथ मजाक नहीं कर रहे। वो हमारे कमरे में आए और हमसे पूछने लगे कि तुमने कुछ सुना, पर हमारे ना कहने पर वो अपने रूम में वापस चले गए। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम हो और फिर से अपना नॉवल पढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा उन्हें उसी घुंघरू की आवाज कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। उन्होंने मां को नींद से जगाया और पूछने लगे कि क्या वो भी उस आवाज को सुन सकती हैं। वो आवाज मेरी मां को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था और आवाज दरवाजा खुलते ही बंद हो गई। अब वो दोनों थोड़ा घबरा गए थे। वो कमरे में आए और एक दूसरे से इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उन्हें घुंघरू की आवाज फिर से आने लगी, पर इस बार आवाज कमरे के बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। वो दोनों तुरंत कमरे से निकलकर हमारे कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे में आकर हमें इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और बोले कि अकेले उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए एक साथ ही सोएंगे। वो रात हम चारों एक ही कमरे में रहे। मेरे पिता पूरी रात उस डर की वजह से सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और घर वापस चलने को कहा। हम सब उसी दिन बिना बर्थडे मनाए घर वापस आ गए। फिर कुछ दिन बाद उनकी बात अपने एक दोस्त से हुई जो उदयपुर का ही रहने वाला था। उन्होंने इस घटना के बारे में बताया तो उनके दोस्त ने जो बात कही उससे मेरे पिता का शक यकीन में बदल गया। उनके दोस्त ने बताया कि जिस होटल में हम रुके थे वहां का फर्स्ट फ्लोर हॉन्टेड है और होटल के मालिक ने फर्स्ट फ्लोर पूरा सील किया हुआ था, लेकिन वो होटल हाल ही में बिका है और नए ओनर ने फर्स्ट फ्लोर के सभी रूम्स दोबारा खोल दिए हैं। सुनने में आया था कि कई साल पहले रूम नंबर 13 में एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। तब से बहुत लोगों के साथ कई अजीब घटनाएं घटी हैं। इसी वजह से बहुत कम लोग उस होटल में जाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर वही लोग वहां जाते हैं जिन्हें उस होटल के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये सुन के मेरे पिता सन्न रह गए और उन्होंने उस दिन सारी बात हमें घर आकर बताई। ये कहानी धीरज की है। धीरज असम के शहर गुवाहाटी का रहने वाला है। सुनते हैं धीरज की कहानी उसी के नज़रिए से। ये कहानी मेरे जन्म से पहले की है।
मेरी माँ शादी करके मेरे पिता के घर गुवाहाटी में आई। वैसे मेरी माँ मणिपुर की हैं। मेरे नाना, नानी और मामा मणिपुर के एक बंगले में रहते थे। उस समय मणिपुर की आबादी बहुत ही कम थी। मेरी नानी उन दिनों बीमार चल रही थी, जिस वजह से मेरे मामा उन्हें गुवाहाटी ले आए। गुवाहाटी के हॉस्पिटल मणिपुर से बेहतर थे, पर बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। डॉक्टर ने मेरे मामा को साफ बोल दिया था कि अब नानी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मेरी माँ ने नानी के अंतिम दिनों में उनकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन नानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरे घर में शोक का माहौल था। मेरी नानी का अंतिम संस्कार मणिपुर में ही होना था, इसलिए सब घर वाले गुवाहाटी से मणिपुर चले गए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे माता पिता गुवाहाटी लौटे। मेरी माँ इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उस रात करीब 10 बज रहे थे और मेरे पिता कमरे में अकेले बैठे ये सोच रहे थे कि मेरी माँ को सांत्वना देना आसान नहीं होगा। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें अगरबत्तियों के जलने की गंध आने लगी। धीरे धीरे गंध तेज होती गई और कुछ ही पल में ऐसा लगने लगा मानो कमरे में 100 अगरबत्तियां जलाई गई हों। मेरे पिता ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा तो किसी ने कुछ नहीं जलाया था और बाहर उन्हें कोई गंध महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब उनके कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है और घर में किसी ने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई तो ये गंध आ कहां से रही है। कुछ देर बाद वो दोबारा अपने कमरे में गए तो उस गंध को फिर से महसूस कर पा रहे थे। वो इस बात से थोड़ा डर गए, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने इस बात का जिक्र मेरी माँ से किया। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और मेरे पिता को ऐसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ। उस जमाने में कम आबादी होने के कारण घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बने हुए थे। उन दिनों घर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरे पिता के 2 भाई घर का बंटवारा करना चाहते थे और इसी वजह से घर में झगड़े बढ़ रहे थे। मेरी माँ घर की बड़ी बहू थी और उस बढ़ते विवाद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर का माहौल ठीक न होने के कारण वो थोड़ी उदास रहने लगी और एक शाम उन्हें तेज बुखार चढ़ गया था। वो अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कमरे में किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। मेरी माँ खड़ी हुई और लाइट ऑन करके देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। देखते ही देखते गंध और तेज होती चली गई। उन्होंने कमरा खोला तो बाहर कोई नहीं था और बाहर बिल्कुल साफ हवा थी। वो कमरे में वापस आई और फिर से उन्हें गंध आने लगी। उनको मेरे पिता की बताई बात याद आई और वो डर गई। लेकिन वो अगरबत्तियों की गंध उन्हें बहुत अच्छी भी लग रही थी। उस गंध में कुछ जादू था। मेरी माँ का सारा तनाव चला गया था और वो आराम से सो गई। जब वो सोई तो उन्होंने अपने सपने में मेरी नानी को देखा। उन्होंने मेरी माँ को गले लगाया और बोला, बेटी तुम घर की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा। कुछ दिन में घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद मेरी माँ को एक ऐसे संत से बात करने का मौका मिला जो कभी कभार गुवाहाटी आया करते थे। मेरी माँ ने अपना ये अनुभव उन संत को बताया तो उन्होंने मेरी माँ को समझाया, आपका अनुभव एकदम सच है। जब भी जो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इस दुनिया में ना होने के कारण वो हमारी मदद नहीं कर पाते, तो वो कुछ इसी तरह ही हमारे मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर उन संत ने बताया कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इसे महसूस कर पाते हैं। असल में प्यार कभी नहीं मरता है
और कभी भी वो लोग जुदा नहीं होते जिनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन सिंह है। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ तब घटी जब मैं अपने स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर रहने गया था। मैं उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे मामा ने हाल ही में अपने गांव में एक बड़ा सा फार्म हाउस लिया था। वो उसमें बहुत सी सब्जियां उगाते थे। इसके अलावा उनकी गांव के पास वाले शहर में एक केमिस्ट की दुकान भी थी। मेरी मामी मामा के दोनों कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। एक दिन मेरे मामा सुबह दुकान पे जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे निकले। दुकान फार्म हाउस से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी और बीच में बहुत ही कम आबादी वाले इलाके थे जो शाम के बाद सुनसान हो जाया करते थे। वो अपनी दुकान पहुंचने ही वाले थे कि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में बंद हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्हें मजबूरन घसीट के उसे दुकान लाना पड़ा। उन्होंने जाते ही पास के मैकेनिक को अपनी मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए दे दी। वो अक्सर सूरज ढलने से पहले ही अपनी दुकान बढ़ाकर घर आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन दुकान बंद करने से पहले वो मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल लेने चले गए। वहां मैकेनिक ने उन्हें बताया कि वो अभी तक बाइक को ठीक नहीं कर पाया है और उसे कम से कम 1 और दिन लगेगा बाइक को ठीक करने में। मेरे मामा ने घर पर मामी को फोन किया और उनसे पूछा कि उनके पड़ोसी रशीद चाचा घर पे हैं या नहीं। मेरी मामी उनके घर गई तो उन्हें पता चला कि रशीद चाचा अभी घर पे नहीं हैं, पर घर पे आने ही वाले हैं। मेरे मामा ने कुछ वक्त दुकान पे ही इंतजार किया। अब सूरज ढल चुका था। मेरे मामा ने 1 घंटे बाद फिर फोन किया तो पता चला रशीद चाचा घर आ गए हैं, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे मामा ने मुझे रशीद चाचा की बाइक लेकर उनकी दुकान पे आने के लिए कहा। मैं 2 दफा दुकान पे गया हुआ था, इसलिए मुझे पूरा रास्ता याद था। मैं रशीद चाचा की बाइक लेकर अपने मामा को लाने निकल गया। रास्ता पूरा खाली था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। मैं थोड़ी देर में मामा की दुकान पे पहुंचा और फिर उनको लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ता खाली होने के बावजूद मैं बाइक बड़ी धीरे चला रहा था क्योंकि मोटरसाइकिल की हेडलाइट बहुत कम रोशनी दे रही थी। अचानक मेरी नजर सड़क के बगल में पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पे पड़ी। उस लड़की ने दुल्हन की तरह कपड़े डाले हुए थे और सर पे घूंघट ओढ़ रखा था। वो लड़की मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने बाइक की रफ्तार और धीमी कर ली। मेरे मामा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, बाइक इतनी धीरे क्यों कर ली? तो मैंने अपने हाथ के इशारे से बताया, वो लड़की जो दुल्हन की तरह तैयार है हमें हाथ दे रही है। उन्होंने कहा, कौन सी लड़की? मैंने फिर से इशारा किया, इधर ही तो खड़ी है। मेरे मामा ने मुझे तेज बाइक भगाने को कहा। मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वो मुझे डांटने लग गए कि जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। मेरे मामा बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। मैंने उनको गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बाइक भगाई और कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। मामा बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने बिना बात के मामी को भी डांट दिया। फिर करीब आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हुए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मामा ऐसा क्या हो गया था जो आपने मुझे बाइक भगाने को कहा? तो उन्होंने मुझे कहा, वो तुझे दिख रही थी ना, पर मुझे नहीं दिख रही थी। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ ऐसा पहली दफा हुआ था। मैं बहुत डर गया था। इसके बाद कई रातों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। इस हादसे से उभरने में मुझे काफी वक्त लग गया। कभी कभी जिंदगी में
कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होती। ऐसी ही एक घटना आशुतोष के साथ घटी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी आशुतोष से। उस समय मेरी बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। कुछ समय बाद बैंक ने मुझे हिमाचल प्रदेश के एक जिले में ट्रांसफर कर दिया था। उस ब्रांच में बहुत कम काम रहता था और मेरे 3 अच्छे दोस्त भी बन गए थे, जिनमें से एक का नाम विष्णु था। विष्णु की सगाई हो रखी थी और कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। कुछ दिन बीते और विष्णु की शादी का समय आ गया। विष्णु ने शादी से 3 दिन पहले ही हम दोस्तों को अपने गांव बुला लिया था ताकि हम बाकी के फंक्शंस भी अटेंड कर पाएं। हम तीनों बस से उसके गांव की ओर निकल गए। बस ने हमें उसके गांव की तरफ जाने वाली सड़क पे छोड़ दिया। वहां से विष्णु का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था और कच्ची पक्की सड़क बनी हुई थी। सड़क के किनारे विष्णु का भाई घोड़ा गाड़ी लेकर हमारा इंतजार कर रहा था। घोड़ा चलाने वाला आदमी भी उसी गांव का ही था। सूरज ढल चुका था और सड़क पर चांद की रोशनी से आगे रास्ता दिख पा रहा था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ होने के कारण ठंड भी बहुत लग रही थी। मैंने विष्णु के भाई से शादी की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है और अब आप तीनों आ गए हैं तो और मजा आ जाएगा। अभी हम सब आपस में घुल मिल ही रहे थे कि अचानक से घोड़ा रुक गया। घोड़ा गाड़ी वाले भैया ने बहुत घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर घोड़ा अपने कदम आगे बढ़ाने के बजाय पीछे लेने लगा। फिर घोड़ा गाड़ी वाले की नजर सड़क की बाईं ओर खड़ी एक खुले बालों वाली लड़की पे पड़ी। उन्होंने विष्णु के भाई को उसकी ओर इशारा किया। मैं विष्णु के भाई के एकदम साथ ही बैठा था। मैंने देखा उस लड़की के बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसने बहुत पुरानी सी सफेद रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, पर घोड़ा गाड़ी वाला और विष्णु का भाई दोनों समझ चुके थे कि वो लोग फंस चुके हैं और घोड़ा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो आत्मा वहां से चली नहीं जाती। घोड़ा गाड़ी वाला हमेशा अपने साथ नीम के पत्ते रखता था। वो घोड़ा गाड़ी से नीम के पत्ते लेके उतरा और धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरा पाला पहले कभी ऐसी चीजों से नहीं पड़ा था। उसके पास जाके घोड़ा गाड़ी वाला तेज आवाज में बोला, चली जा यहां से, और उसे नीम के पत्ते दिखाने लगा। अब हम सब दोस्तों के पसीने छूट रहे थे और हम सोचने लगे कि कहीं घोड़े गाड़ी वाले को कुछ हो गया तो हमारी जान कौन बचाएगा। लेकिन जैसे ही घोड़ा गाड़ी वाला उस लड़की के और नजदीक गया, वो वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद वो वापस आया और फिर से घोड़ा बड़ी आसानी से चलने लगा। घोड़ा गाड़ी वाले ने हमें बताया कि ऐसी जगहों में ये सब होता रहता है, पर हमें इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इनसे डर जाते हैं तो ये हम पे आसानी से हावी हो सकती हैं और नीम के पत्ते बुरी शक्तियों को भगाते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ रखा करो। फिर कुछ ही देर में हम विष्णु के घर पहुंच गए। वहां खुशी का माहौल था, इसलिए हमने इस बात का जिक्र वहां किसी से नहीं किया। पर इस हादसे के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस संसार में ऐसी रहस्यमयी कई चीजें हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मेरा नाम हिमांशु है। मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले का रहने वाला हूं। एक बात तो सत्य है कि जिन लोगों का सामना भूतों और प्रेतों से हो रखा है वो मेरी कहानी पर जरूर विश्वास करेंगे। मैं बचपन से ही भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर ऐसी जगहों पर भी नहीं जाता था जहां मेरा सामना ऐसी किसी चीजों से हो। मैं इन सब से बहुत दूर रहता था, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से
मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मेरे भाई को देर रात की ट्रेन से दूसरे शहर जाना था। क्योंकि मेरा भाई जा रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेस्ट फ्रेंड मोंटू को घर बुला लूं। भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मैंने अपनी स्कूटी निकाली और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। ट्रेन आने में अब भी 10 मिनट बाकी थे। मैंने भाई को वहां उतारा और अपने दोस्त मोंटू को उसके घर लेने चला गया। जिस रास्ते से हमने वापस आना था, वहां एक एक्सीडेंट के कारण लंबा जाम लगा हुआ था। मोंटू ने मुझसे जंगल वाला रास्ता लेने को कहा। मैंने उसे सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो रास्ता रात के समय बिल्कुल सुनसान होता है और उस रास्ते पे हुई रहस्यमय घटनाओं के बारे में मैंने सुन रखा था। उस रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी, जिससे उस पर स्कूटी चलाना भी मुश्किल था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि उस रास्ते से जाना चाहिए या नहीं कि एक बूढ़ी औरत बगल में खड़ी बोली, तुम्हें जरूर उसी रास्ते से जाना चाहिए, जल्दी घर पहुंच जाओगे। एक बार तो मैं उसे देखकर डर सा गया कि वो हमारे बगल में कब आकर खड़ी हुई। पर फिर मैंने सोचा कि क्या पता हम दोनों दोस्त अपनी बातों में बिजी हों और वो उस दौरान पीछे से आ गई हो। वो बूढ़ी औरत लगातार हमें अजीब सी नजर से देख रही थी। हमने उस बूढ़ी औरत को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने पर भी जाम नहीं खुला, तो हमने फैसला किया कि उसी जंगल वाले रास्ते से चलते हैं, देखा जाएगा। मैंने स्कूटी घुमाई और हम दोनों आखिर उस रास्ते पर आ गए। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, मानो पूरी सड़क पर बस हम ही हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ठंड भी ज्यादा लगने लगी। उस खामोशी से बचने के लिए हमने बातें करना शुरू किया। मोंटू बताने लगा कि वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने वाला है और वो अपना ज्यादातर वक्त क्रिकेट को ही देगा। अभी वो बात कर ही रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने हमें देखकर हाथ दिया। मैंने स्कूटी उसके पास जाकर रोक दी। फिर जैसे ही उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाया, मोंटू और मेरे होश उड़ गए। वो वही बूढ़ी औरत थी जो हमें जाम में दिखी थी। उसी ने हमें इस रास्ते से जाने को कहा था। मोंटू ने मुझे स्कूटी भगाने को कहा। मैंने पूरी रेस दे दी और जितना तेज हो सके उतनी तेज स्कूटी को भगाया। मोंटू ने पीछे मुड़कर देखा तो अब पीछे कोई भी नहीं था। इतनी ठंड में भी हमारे पसीने निकल गए थे। हम समझ चुके थे कि उस सड़क की जिन अनहोनी घटनाओं के बारे में हम सुनते थे, वो आज हमारे साथ भी हो सकती हैं। अब उस अंधेरे में हमें और डर लग रहा था। हम भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज की रात हमें बचा ले। वो सुनसान रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा था और हम दोनों की उस सन्नाटे में आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ वक्त बाद वो सड़क खत्म हुई और हमें एक चाय की टपरी दिखी। उस चाय की टपरी को देखकर राहत की सांस ली। मैंने स्कूटी वहां रोकी और 2 चाय का ऑर्डर दिया। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हम दोनों को इतना डरा हुआ देख चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, बहुत डरे हुए लग रहे हो, कहीं बूढ़ी अम्मा को तो नहीं देख लिए। ये सुनकर हम और घबरा गए। हमें डरता देख चाय वाला फिर बोला, अरे डरने की बात नहीं है, वो अम्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर हाँ, जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपनी मौजूदगी जरूर दिखाती है। ये सुनकर हम सन रह गए कि यकीनन जिसे हमने देखा वो और कोई नहीं, एक आत्मा ही थी। चाय पीकर हम घर चले गए और पूरी रात हमारी करवटें लेते हुए निकली। उसके बाद से हम दोनों ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो, उस रास्ते से फिर कभी नहीं जाएंगे।
आज की कहानी मेक्सिको की सबसे मशहूर अर्बन लेजेंड ला लरोना की है, जिसे द वीपिंग वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक गांव में मरिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर व्यक्ति उसके गांव में आता है। जब इस व्यक्ति ने मरिया को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसे मरिया बहुत अच्छी लगी और वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने मरिया के घर शादी का न्योता भेजा। मरिया और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जानते थे कि उनकी बेटी अब महलों में राज करेगी और उनकी गरीबी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने तुरंत हां कर दी। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद मरिया ने 2 बेटों को जन्म दिया। मरिया के पति को काम के सिलसिले में अलग अलग शहर जाना पड़ता था। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहने लगे कि परिवार को बहुत कम ही समय दे पाते थे। समय के साथ साथ मरिया की खूबसूरती भी ढल चुकी थी। वो अब पहले जितनी आकर्षक नहीं रही थी। काम खत्म करके जब भी मरिया के पति घर आते तो बस बच्चों के साथ ही अपना समय गुजारते थे। मरिया को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके पति उससे प्यार नहीं करते। पर उसके सब्र का बांध तब टूटा जब एक दिन उसके पति किसी दूसरे शहर से एक लड़की अपने साथ घर ले आए और मरिया को अनदेखा करते हुए अपने बच्चों से मिलकर फिर किसी शहर की ओर चल दिए। मरिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से में अपने दोनों बच्चों को घर से उठाया और उन्हें एक नदी में डुबो दिया। उन दोनों को नदी में छोड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि गुस्से में ना जाने उसने ये क्या कर दिया है। वो तेज तेज रोने लगी और अपने बच्चों को ढूंढने लगी, पर नदी का बहाव तेज होने के कारण उसके बच्चे उसकी पहुंच से दूर निकल गए थे। कुछ दिनों के बाद उसके पति वापस आए और उससे बच्चों के बारे में पूछने लगे, लेकिन मरिया रोने लगी और कहा कि उसने उन दोनों को डुबो दिया है। उसके पति को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जब तक उसे अपने बच्चे नहीं मिल जाते वो उस घर में नहीं रह सकता। वो घर छोड़ के चला गया। अब कहा जाता है कि मरिया ने जीते जी अपने बच्चों को हर जगह ढूंढा। गांव वाले बताते हैं उसके पति के जाने के बाद मरिया के घर से हमेशा उसके रोने की आवाज आती थी। उसके मर जाने के बाद बहुत से लोगों ने उसे नदियों और झीलों के किनारे रोता हुआ देखा है। उसे ला लरोना नाम दे दिया जाता है। ये कहा जाता है कि यदि आप उसे रोते हुए सुनते हैं तो तुरंत वहां से निकल जाएं, क्योंकि उसका रोना सुनने वाले के साथ कुछ गलत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरिया के मरने के बाद उसे स्वर्ग के दरवाजे से वापस धरती पर भेज दिया गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ला लरोना छोटे बच्चों को अपना बच्चा समझ अपने साथ ले जाती है। जो लोग उसे देखने का दावा करते हैं वह कहते हैं कि ला लरोना सफेद रंग के कपड़े पहने रात में नदियों और झीलों में दिखाई देती है। वो अपने बच्चों की तलाश में नदियों और झीलों के तलों में उन्हें खोजती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब उसकी आवाज नजदीक से आती है तो वह वास्तव में बहुत दूर होती है, और जब उसकी दूर से आवाज सुनाई देती है तो वह वास्तव में बहुत पास होती है। मेक्सिको में आज भी लोगों के दिलों में ला लरोना का डर बरकरार है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची तो नहीं कही जा सकती, पर है मजेदार, तो दिल थाम के बैठिएगा। कहानी है अनुराग और उसके 3 दोस्तों की। आइए सुनते हैं इस कहानी को अनुराग के नजरिए से। शनिवार की रात तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्त विक्रम, सोनाली
और तन्वी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। डिनर करने के बाद हमने टाइम देखा तो तकरीबन 12 बज रहे थे। हम रेस्टोरेंट के बाहर आए और एक दूसरे को गुड बाय कहा। फिर मैं अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। शनिवार के दिन भी ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने की वजह से थोड़ा थका हुआ था, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त बिताने के बाद सारी थकान मिट चुकी थी। उस रेस्टोरेंट से मेरा घर तकरीबन 1 घंटा दूर था। रास्ते में मुझे नींद ना आए इसलिए मैंने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन रेडियो में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं रेडियो को चेक करने लगा कि अचानक मैंने देखा एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा है। मैंने जोर से ब्रेक लगाई। मैं तुरंत अपनी कार से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने चारों ओर बड़े अच्छे से देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक चुटकी बजा के हवा में उड़ गया हो। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग मुझ पर चालें खेल रहा है। मैं गाड़ी में वापस गया और सब कुछ एकदम ठीक था, सिवाय रेडियो के। इस घटना के बाद मैं गाड़ी थोड़ी धीरे चलाने लगा। करीब 1 बजे मैं घर पहुंचा। फिर जैसे ही मैं सोने लगा कि मेरा फोन बज पड़ा। मेरे दोस्त विक्रम का फोन था, जिसके साथ मैं उस रात को डिनर कर रहा था। वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक से घर पहुंच गया हूं ना। मेरे हाँ बोलने पर उसने राहत की सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने उससे उसके डर की वजह पूछी। उसने बताया कि घर जाते समय रास्ते में उसने बीच सड़क पे एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। उसे लगा कि उसने अपनी गाड़ी से मुझे उड़ा दिया है, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरकर बाहर गया तो वहां कोई भी नहीं था। ये बहुत अजीब था। मैंने उसे बताया कि यही अनुभव मेरे साथ भी हुआ है, मगर मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। फिर उसने कहा कि उसने सोनाली और तन्वी को भी फोन किया है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। हम दोनों सोचने लगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर मैंने विक्रम से कहा कि कल सब उसी रेस्टोरेंट पर मिलकर बात करते हैं। अब नींद बहुत तेज आ रही थी, तो बिना ज्यादा सोचे मैं सो गया। अगली सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई और पिछली रात को हुई घटना मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उस रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं पास गया तो मेरे होश उड़ गए। रेस्टोरेंट बुरी तरह जला हुआ था। वो जगह आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। 2 एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी थी। पास जाने पर मैं पुलिस की 3 गाड़ियां भी देख पा रहा था। कुछ लोग शवों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक आदमी के पास गया जिसने मुझे बताया कि कल रात रेस्टोरेंट में बहुत भीषण आग लग गई थी और आग इतनी तेजी से फैली कि कोई बच नहीं पाया, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे घबराहट होने लगी कि अभी कल रात ही हम सब उस रेस्टोरेंट में कितने मजे से खाना खा रहे थे। तभी विक्रम का फोन आया और उसने बताया वो सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा है। मैं दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एम्बुलेंस में रखे एक शव पर पड़ी। उसका चेहरा हूबहू उसी आदमी की तरह था जिसने मुझे कुछ ही देर पहले रेस्टोरेंट में लगी आग के बारे में बताया था। अब मेरा सर घूमने लगा था। विक्रम ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे आवाज मारी। मैंने उसे देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसके पास पहुंचते ही मैंने उससे कहा, मैंने अभी भूत देखा। मैं उसे इशारे से बताने लगा कि वहां जो लाश पड़ी है उसी आदमी से मेरी 10 मिनट पहले बात हुई थी। विक्रम ने कहा, यह कैसे हो सकता है?
समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है। उसको तभी तन्वी का फोन आया और उसने बताया सोनाली और वो भी बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो अपने फोन में ही रेस्टोरेंट जलने की खबर देखने लगा। खबर पढ़ते ही उसने मुझसे चौंक के पूछा कि कल रात हम 12 बजे ही निकले थे ना। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? विक्रम कहता है ये कैसे हो सकता है यार, इस खबर के मुताबिक तो आग 11 बजे लगी थी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और तभी मैंने सामने देखा कि रेस्टोरेंट में से 4 और शव निकाले गए हैं, जिसमें पहला शव मेरा था। मैं थोड़ा आगे गया तो देखा बाकी के शव मेरे दोस्तों के हैं। मैंने विक्रम को देखा और विक्रम ने मुझे। मेरी आंखों के ठीक सामने मेरे और मेरे दोस्तों के मरे हुए शरीर को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल खौफ को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम अभिनव है। वैसे तो मैं हरियाणा के अंबाला शहर का रहने वाला हूँ, पर अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैंने अपना एडमिशन देहरादून के कॉलेज में करवाया। कॉलेज का कैंपस बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने अपने बहुत से सीनियर से सुना कि हॉस्टल बिल्डिंग हॉन्टेड है और आधी रात को कभी अकेले मत घूमना। क्योंकि मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, तो मैंने ये सब बातों को बहुत ही लाइटली लिया। मेरा रूम हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे था और उस फ्लोर पे लगभग 12 कमरे थे। मेरे फ्लोर के ऊपर छत थी जहां कोई नहीं जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दिसंबर का महीना आ गया। मेरे बहुत से दोस्त एक हफ्ते के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने अपने अपने घर चले गए। मेरे फ्लोर के तकरीबन सारे कमरे खाली थे। पूरे फ्लोर पे मेरे अलावा कोई और नहीं था। उस अकेलेपन को तोड़ने के लिए मैंने अपने दोस्त सुमित को कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए बुला लिया। हम दिन में एक साथ पढ़ते और रात को मूवीज देखा करते। फिर 28 दिसंबर की रात आई, जिसको मैं आज भी भुला नहीं पाता। रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने और सुमित ने अभी फिल्म देखनी शुरू ही की थी कि हमें कुछ खाने का मन हुआ। रात के 10 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं था। वैसे तो कैंपस में 3-4 कैंटीन थी, पर एक कैंटीन 24 घंटे खुली रहती थी। हम हॉस्टल रूम से निकलकर उस कैंटीन चले गए। वहां खाते पीते 1 घंटा लग गया और अब रात के करीब 12:30 बज रहे थे। हमने सोचा अब क्यों ना अपनी फिल्म पूरी की जाए। जैसे ही हम टॉप फ्लोर पे आए, हमने देखा मेरे रूम के बाहर कोई खड़ा है। मुझे लगा शायद कोई स्टूडेंट अपनी छुट्टियां मनाकर जल्दी वापस आ गया है। कॉरिडोर काफी लंबा था। हमने अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए। इतने में किसी ने पीछे से पुकारा, सुमित। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर सामने देखा तो अब मेरे रूम के सामने भी कोई नहीं खड़ा था। हम पीछे दोबारा मुड़े और सीढ़ियों के पास गए कि कहीं सीढ़ियों से तो किसी ने आवाज नहीं दी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। हमें बहुत अजीब लगा और ऐसा हमारे साथ पहली दफा हुआ था। ये सब नजरअंदाज करके हम रूम में गए और दोबारा लैपटॉप पे फिल्म देखने लगे। अब रात के 1 बज रहे थे और ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी हमने फिल्म देखना शुरू ही किया था कि हमें छत से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। मैंने सुमित की तरफ देखा और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मैंने मूवी बंद कर दी और लैपटॉप टेबल पे रख दिया। मैंने सुमित का ध्यान बदलने के लिए उसे असाइनमेंट के बारे में पूछने लगा। इतने में हमें फिर से छत से आवाज आने लगी और इस बार
आवाज ऐसी थी मानो कोई अपने नाखूनों से फर्श नोच रहा हो। हम दोनों बहुत डर गए। हमें सीनियर्स की बताई बातें याद आने लगी। फिर मैंने सुमित से कहा, शायद छत पे कोई काम चल रहा हो। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार छत पे जाकर देख लिया जाए कि कौन है वहां। मैंने टॉर्च उठाई और हम दोनों छत की तरफ चल दिए। छत के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद हमें यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हम दोनों के उस सर्दी में पसीने छूट गए थे। हम अपने कमरे में वापस आ गए। हम दोनों की नींद अब उड़ गई थी। अभी हम रूम में आकर बैठे ही थे कि नाखूनों से फर्श नोचने की आवाज दोबारा आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे कमरे की खिड़की के पास से आने लगी। हम दोनों उठकर खड़े हो गए और फिर हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। खिड़की की सलाखों को पकड़ के उल्टी टंगी एक आकृति हमें घूर रही थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। मैंने देखा सुमित दरवाजा खोलकर तेजी से भाग रहा है, लेकिन मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और डर के कारण मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं करीब 5 घंटे बेहोश रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कॉलेज के मेडिकल रूम में था। वहां सुमित भी बाकी लोगों के साथ खड़ा था। हमने पूरी बात कॉलेज के मैनेजमेंट के सामने रखी, पर बिना किसी प्रूफ के वो हमारी किसी भी बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए। मैंने और सुमित ने कॉलेज का हॉस्टल छोड़ दिया और पास ही एक पीजी ले लिया। फिर कभी हॉस्टल बिल्डिंग के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।